चलिए, तो आय व्यय खाते में गैर व्यापारिक संस्थाओं में हम लोग बैलेंस शीट पर बात करते हैं, आर्थिक चिट्ठे पर बात करते हैं। यहाँ दो बातें समझना जरूरी है। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि जो हम बना रहे हैं क्या है, ये गैर व्यापारिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं नहीं हैं। ये क्या हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं। तो जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, यहाँ पूंजी नहीं लगाया जाता, यहाँ पर पूंजी नहीं लगाया जाता है। तो जब पूंजी नहीं लगाया जाएगा तो आर्थिक चिट्ठा बनेगा कैसे? वह बिना पूंजी के आर्थिक चिट्ठा नहीं बन सकता। तो यहाँ क्या बनाया जाता है? यहाँ पूंजी कोष बनाया जाता है। पूंजी कोष का मतलब है जितनी हमने संपत्तियाँ लगाई, जितने हमने संपत्तियाँ व्यवसाय गैर व्यवसाय में विनियोग किया, वो हमारा सब पूंजी कोष के रूप में हो जाता है। जैसे मान लिया कोई पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय में पूंजी कोष के रूप में क्या होगा? फर्नीचर होगा, बेंच होगा, पुस्तकें होंगी, पंखा होगा, ठीक है, एसी अगर लगा है तो एसी होगा, ठीक है, पानी पीने की व्यवस्था होगी। तो ये सब हमारी संपत्तियां हैं। तो संपत्तियों का जो जोड़ होता है, ठीक है, और इधर कुछ दायित्वों का जोड़ हम ले लेते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाता है वो हमारा आ जाता है पूंजी कोष। वो क्या आ जाता है? पूंजी कोष। तो पूंजी कोष क्या है? संपत्तियों में से कुछ दायित्वों को हम घटा दें तो हमारे पास जो आ जाता है उसको हम पूंजी कोष के रूप में जानते हैं। उसे हम किस रूप में जानते हैं? पूंजी कोष के रूप में हम उसे जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? पूंजी कोष के। तो पूंजी कोष क्या है? अगर हम पूंजी कोष की बात करें तो वास्तव में पूंजी कोष कैपिटल फंड का फार्मूला क्या निकल करके आएगा? ठीक, अगर हम पूंजी कोष की बात करें तो पूंजी कोष बराबर, यानी कैपिटल फंड की हम बात करें तो कैपिटल फंड बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड बराबर हमारा हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस, ठीक, लायबिलिटीज। ठीक, हम या टोटल लायबिलिटी भी कह सकते हैं। हम जब टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? पूंजी कोष निकल करके आ जाएगा। क्योंकि यहाँ हम पूंजी लगाते नहीं हैं, यहाँ हमारा व्यवसाय में वास्तव में जो हमारी संपत्तियाँ होती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एसेट्स बराबर, अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ाया हमने आपको, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस इक्विटी। पढ़ाया है नहीं पढ़ाया? लायबिलिटी प्लस इक्विटी ये आपको पढ़ाया गया है। तो एसेट्स के बराबर ही लायबिलिटी प्लस इक्विटी होंगी, और इक्विटी हमारा क्या है? कैपिटल फंड है। तो अगर हम इसको फार्मूले में देखें, इक्विटी बराबर, मैथ का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्विटी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा। क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूंजी दी नहीं होती है तो हमें पूंजी कोष की गणना भी कभी कभी करनी पड़ सकती है। ठीक, तो पहला हेडिंग डालें पूंजी कोष, हेडिंग डालिए पूंजी कोष और लिखिए पूंजी कोष, कैपिटल फंड कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में पूंजी नहीं लगाई जाती है, जो संपत्तियां होती हैं पूंजी नहीं लगाई जाती है, जो संपत्तियां होती हैं उसमें बाह्य दायित्वों को घटा देने पर, बाह्य दायित्वों को घटा देने पर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देने पर, बाह्य दायित्वों को घटा देने पर
पूंजी कोष प्राप्त हो जाती है, पूंजी कोष प्राप्त हो जाती है, पूंजी कोष प्राप्त हो जाती है। ठीक, और उस पूंजी कोष को, और उस पूंजी कोष को चिट्ठा बनाते समय, और उस पूंजी कोष को चिट्ठा बनाते समय खाते में दिखाया जाता है, चिट्ठा बनाते समय खाते में दिखाया जाता है, खाते में दिखाया जाता है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या दिखाएंगे? कैपिटल फंड हम दिखाएंगे। कैपिटल फंड कैसे निकाला जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? श्योर? चलिए, अब उसके बाद बैलेंस शीट जैसे बनता था वैसे बनेगा। बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे बैलेंस शीट हम लोग बना रहे थे वैसे ही बैलेंस शीट बनेगी। क्लियर? चलिए, अब कुछ विशेष मदें हैं, हेडिंग डालिए, कुछ विशेष मदें, सम स्पेशल आइटम्स, कुछ विशेष मदें, कुछ विशेष मदें। कुछ विशेष मदें। अब वो कौन कौन सी मदें हैं, उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से आइटम है, कैसे ट्रीटमेंट उनका होगा। चलिए, सबसे पहला हम लोग देखें कि हमको सबसे पहले देखो, अगर आगम शोधन खाता बनाना है तब तो कोई कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस नहीं रहेगा। क्यों? आगम शोधन खाता बनाना है तो आयगत पूंजीगत का कोई अंतर नहीं रहेगा। कि रहेगा? अगर आगम शोधन बनाना है तो आयगत पूंजीगत का कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको आयव्यय खाता बनाना है तो आपको आयगत अलग करना पड़ेगा, पूंजीगत अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहली आदत आपको ये होनी चाहिए कि जितने भी आइटम आपके दिए हुए हैं उन आइटम्स में से ये देखना कि कौन सी आयगत हैं और कौन सी पूंजीगत। सबसे पहला काम। तो कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे आपने देखा कई बार किन्नर, हिजड़ा, पता नहीं चलेगा कि ये महिला है कि पुरुष है। ठीक, आप देखो वो दोनों वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर मदे हिजड़ा मदे मिलेंगे। ठीक है, वो पता ही नहीं चलेगा कि आयगत है कि पूंजीगत है। अब आपको पता लगाना है कि वो कैसे आयगत है और कैसे पूंजीगत। क्लियर? तो अगर वो मदे भारी हैं तो वो पूंजीगत हैं, अगर वो मदें हल्की हैं, कम हैं, तो आयगत है। ठीक है, कुछ मदें ऐसी होती हैं जो जैसे आपने देखा होगा कि महिला और पुरुष का को पहचानने के लिए कुछ विशेष गुणों की ज़रूरत होती है। दाढ़ी मूछ है तो पुरुष, दाढ़ी मूछ नहीं है, ये कॉमन बात है। कुछ तमाम सारे और भी गुण हैं, ज़बरदस्त मेकअप किए हुए हैं। ठीक है, तो मेकअप तो अब नाचने वाले भी करते हैं, नौटंकी वाले देखा होगा आपने रात में, महिलाएं फेल है उनके आगे। क्यों मंजिल? गाँवों में देखो होता है नहीं। तो ये कुछ मदें ऐसी हैं जिनको आपको पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि ये आयगत है कि पूंजीगत है। और वह मदें ही क्या करती हैं? वह मदें ही हमको डिस्टर्ब करती हैं कि हम उनको, भाई आगम शोधन बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने उठा के आगम में रख दिया या शोधन में रख दिया, रिसिप्ट में लिख दिया, पेमेंट रख दिया। लेकिन अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तब तो हमें वहाँ रेवेन्यू और कैपिटल अलग अलग करना चाहिए। क्यों? समझ में आया? तो रेवेन्यू और कैपिटल अलग अलग करने की वजह से हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? समझ में आ गया? तो सबसे पहला डाले चंदा, सब्सक्रिप्शन इंग्लिश में कहते हैं इसको। सब्सक्रिप्शन, ठीक, चंदा। ठीक,
चंदा होता क्या है? आप जानते हैं कि हम लोग जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं। गैर व्यापारिक संस्थाएं चलती कैसे हैं? चंदे से चलती हैं। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो कम पैसे वालों को दान देते हैं, तो उसे दान कहते हैं। जब एक बार दिया जाए निस्वार्थ भाव से तो उसे दान, और बार बार दिया जाए चंदा। ठीक है। दान धार्मिक कार्य के लिए सामान्यतः दिया गया धन दान कहलाता है, सामान्य कार्य के लिए दिया गया चंदा कहलाता है। जैसे मान लिया हमने कोई सामाजिक सेवा के लिए कोई काम शुरू किया, मान लिया सपोज कीजिए, तो बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ एक अनिल सिंह हैं, वो डेली 100 लोगों का भोजन तैयार कराते हैं और रात में अपना गाड़ी उठाते हैं, डिग्गी में खाना रखते हैं, एक अपने व्यक्ति को रखते हैं और पूरे गोंडा में 2 घंटे घूम घूम के रात में वो खाना बांटते हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग उनको चंदा देते हैं। क्लियर? तो ऐसे कार्यों के लिए जो समाज सेवा के कार्यों के लिए है, उनके लिए दी गई राशि क्या कहलाती है? चंदा कहलाती है। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? और हम धर्मार्थ कार्यों के लिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, किसी की शादी में दे देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? दान कहा जाता है। दान और चंदे में अंतर समझ में आ गया? जब धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाए तो दान, सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाए तो चंदा। ठीक? और चंदा रेगुलर होता है, तो चंदा 4 प्रकार का यहाँ सामान्यता होता है। ठीक? 2 गत वर्ष का और 2 करेंट ईयर का, 2 लास्ट ईयर का और 2 करेंट ईयर का। ठीक है? एक लाइन लिख लीजिए चंदे में, लिखिए सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं को, सामाजिक कार्यों के लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं को दी गई नियमित राशि चंदा कहलाती है। नियमित राशि चंदा कहलाती है। नियमित राशि चंदा कहलाती है। नियमित राशि क्या कहलाती है? चंदा कहलाती है। नियमित राशि चंदा कहलाती है। ठीक? नियमित राशि चंदा कहलाती है। ठीक? चंदा लिखें, लिखो चंदा, उसी में आगे चंदा वर्तमान, भूत, भविष्य हो सकता है। चंदा वर्तमान, भूत, भविष्य हो सकता है। यानी चंदा वर्तमान भी हो सकता है, भूत में भी हो सकता है और भविष्य में भी हो सकता है, तीनों में हो सकता है चंदा। क्लियर? चंदा वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों में हो सकता है। ठीक है? ये जरूरी नहीं कि चंदा केवल वर्तमान में ही दिया जाए। आप कहेंगे साहब भूत में चंदा कैसे हो जाएगा? ठीक? किसी को 500 रुपये देना था, उसने नहीं दिया पिछले साल, तो भूत हो गया? नहीं हो गया? अब वो इस साल देगा। किसी को अगले साल 500 रुपये चंदा देना था, उसने कहा लाओ एडवांस दे देते हैं। बहुत सामान्य समझिए, कोई महीने के बीच में फीस देता है, बीच में, तो इसे वर्तमान की फीस कही जाएगी। ठीक? कोई महीना बीतने के बाद फीस देता है तो इसे भूत की फीस कही जाएगी। और कोई महीने की शुरुआत में ही दे देता है तो इसको कैसी फीस कही जाएगी? भविष्य की भी फीस कही जाएगी। क्लियर? तो ऐसे चंदा भी होता है।
कुछ लोग रेगुलर अपने समय पर देते रहते हैं, उसको वर्तमान चंदा कहा जाता है। कुछ लोगों का ड्यू डेट पूरा हो जाता है फिर भी लीचर टाइप के होते हैं, नहीं देते रहते हैं, भूत का हो जाता है। कुछ लोग ज़्यादा सिंसियर होते हैं, एडवांस दे देते हैं, भाई देने देना है तो हम एडवांस देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? भविष्य का कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? पक्का 100%? तो चंदा, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों हो सकता है। क्लियर हो गया? 100%? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ा जाए? श्योर? लेकिन याद करो, नहीं तो पिटाई होगी। ठीक है? रोलर चलेगा। लिखिए, चंदे को आयगत माना जाता है, चंदे को आयगत माना जाता है, अतः इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक? अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? देखो, सब्सक्रिप्शन, ठीक, यहाँ हम लिख देंगे कहाँ, ये कहाँ की बात हो रही है? ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की हो रही है। ठीक, ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन दिया होगा उसको लिख देंगे। क्लियर? अब इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है? अच्छा ये बताओ, कोई चंदा वर्ष के अंत में बकाया है तो हमारी इस वर्ष की आय है कि नहीं है? अगर वर्ष के अंत में हमारी कोई फीस बकाया रह जाती है तो वो हमारी इसी वर्ष की आय मानी जाएगी। तो इस वर्ष की आय में हम उसे जोड़ें कि ना जोड़ें? तो उसे क्या लिखेंगे? आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ जाएंगे? वर्ष के अंत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा। तो अगर वर्ष के अंत में अदत्त चंदा कोई दिया है तो हम इस चंदे में जोड़ देंगे। क्लियर? जैसे कैसे पता चलेगा? जैसे कह रहे हैं 500 व्यक्ति थे और 100 रुपये प्रति व्यक्ति चंदा दे रहे हैं, तो कितना मिलना चाहिए? 50,000 मिलना चाहिए, और मिलने में लिखा है 45,000, तो इसका मतलब 5,000 चंदा हमारा बकाया है। क्लियर? 5,000 चंदा हमारा क्या है? बकाया है। 5,000 चंदा हमारा बकाया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? श्योर? तो ये हमारा, अब ध्यान दो, जब हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर जोड़ दिए हैं, इसका एंड ऑफ द ईयर का उल्टा क्या होगा? वर्ष के अंत का उल्टा क्या होगा? वर्ष का प्रारंभ। क्यों? तो अगर वर्ष के प्रारंभ में कोई चंदा होगा तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? ठीक, आपको समझने की जरूरत है। लेस क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है? बिगिनिंग ऑफ द, ये डबल एन है, ध्यान रखेंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जब एंड ऑफ द ईयर जोड़ देंगे तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या करेंगे? घटा देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? श्योर? लॉक किया जाए?
अब इसके बाद ध्यान दें, दूसरा, अब ये तो आउटस्टैंडिंग था, बकाया था, अब एडवांस भी मिल सकता है चंदा। क्यों? एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। क्लियर? जो पिछले साल का एडवांस मिला था, जो पिछले महीने आपने एडवांस दिया था फीस, वो इस महीने की आय मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? तो जो पिछले साल का चंदा था वो इस साल की इनकम मानी जाएगी, तो इसी साल में तो जोड़ी जाएगी चुन्नू मुन्नू। पक्का? इसी साल में तो जोड़ी जाएगी। क्यों? अगर पिछले साल की कोई इनकम हमें एडवांस मिल गई है तो इस साल की तो इनकम है ही है। अब अगर इस साल को एडवांस मिल गई है तो अगले साल की है, तो अगले साल को घटा दें। क्यों? तो अगर प्रीवियस ईयर का विलोम क्या होगा? करेंट ईयर। ठीक? तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ द करेंट ईयर। क्लियर? सब हमने कहा था चंदा 4 प्रकार का होता है, चारों प्रकार आपके सामने आ गया। ठीक है? कैसे, एक बार फिर से समझ लो। करेंट ईयर में ठीक, एक तो एंड या एक बिगिनिंग और एक एंड। क्लियर? प्रीवियस ईयर में एडवांस और करेंट ईयर में एडवांस। 4 प्रकार का चंदा हो गया, नहीं हो गया? क्लियर? तो जो करेंट ईयर में बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है उसे हम घटा देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक? क्लियर? बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर कर लीजिए, करेंट ईयर। क्लियर? इसको भी करेंट ईयर कर लीजिए, जब इसको किया आपने करेंट ईयर। क्लियर? समझ में आ गया? तो जब बिगिनिंग को हम घटा देंगे तो एंड को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, या एंड को जोड़ देंगे तो बिगिनिंग को हम घटा देंगे। क्लियर? एक याद रखोगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पक्का? भाई जब घड़ी का दोलन है, इधर जाएगा तो पक्का है कि इधर भी जाएगा। ऐसे थोड़ा इधर ही जाएगा उधर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। ऊपर ये करेंट ईयर की बात हो रही, नीचे तो प्रीवियस ईयर है ही। ठीक? समझ में आ गया? अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर का। तो जो प्रीवियस ईयर में चंदा हमें मिला था, पिछले साल जो चंदा मिला था, पिछले साल का एडवांस इस साल की इनकम होगी कि नहीं होगी? जोड़ दिया गया। ठीक? आपने पिछले महीने हमको कोई फीस दे दी कि सर ये ले लीजिए, अगले महीने में जोड़ दिएगा, तो अगले महीने की इनकम होगी कि नहीं होगी? वो तो हम उसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। पक्का? क्लियर? फिर अगर इस महीने कोई आप एडवांस दे दोगे तो वो हमें इस महीने की इनकम में घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस महीने की इनकम। समझ में आ गया? अब ये सब करने के बाद में ये सब करने के बाद में ये हमारा आ जाएगा क्या? एक्चुअल सब्सक्रिप्शन, और यही अमाउंट फाइनली इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? श्योर? लॉक किया जाए? बना लीजिए इसको आप लोग। ठीक? क्लियर? ये लिख लिए। अब इसी के आधार पे आपको सब्सक्रिप्शन निकालना होगा। तो चंदा समझ में आ गया? अब तो चंदा से कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लें कि कौन सा चंदा हमारा एंड होगा, कौन सा प्रीवियस होगा, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए प्रैक्टिकल कैसे करेंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। ओके, देखें कितने लोग ऐप डाउनलोड किए हैं, नहीं किए हैं? ठीक, सब लोग किए हैं। अभी आपको ऐप चलाना भी सिखा देंगे, कैसे आप ऐप चलाओगे। ठीक है, चलिए, या जैसे आप लोग ऐप में जुड़ जाएंगे फिर आपको ऐप चलाना सिखा देंगे। चलिए देखिए, जब आप आगम शोधन खाता बनाओगे तो उसमें ऐसे दिया रहेगा चंदा, ऐसे नीचे फिर 2011, 500, ठीक, 2012, 25,000, 2013, 1,000, 1000। ओके, ऐसे दिया रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दें। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है ऊपर वाले का? इसका मतलब क्या है? ये प्रीवियस ईयर का चंदा है, इस साल हमें मिला है। ठीक, ये क्या है? प्रीवियस ईयर का चंदा है, इस साल हमें मिला है। क्लियर? ये कैसा चंदा है? ये करेंट ईयर का है। तो जो सबसे ऊपर चंदा हमने लिखा था उसमें यही चंदा लिखा जाएगा। यहाँ क्या है? यहाँ तीनों अलग अलग दिया है, तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इस चंदे को लिख देना है बस, क्योंकि बाकी तीनों अलग अलग दिए हैं। आप लोग अलग अलग सीट पे बैठे हैं। मुख्तार अगर अपनी सीट हटा रहे हैं, रवि अपनी सीट हटा रहे हैं, तो अमन को या हर्ष को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन वो नीचे वाले बेंच पे बैठे होते, अब मुख्तार सीट हटाते तो अमन भी गिर जाते। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यहाँ सबका अलग अलग दिया है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो सर इनको और इनको क्या करेंगे? इनको तो आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दिया। ठीक, ये पहुंच गए वहाँ, तो इनका काम खत्म हो गया। इनको क्या करेंगे? देखो, ये पिछले साल का बकाया था, तो पिछले साल का अगर कोई बकाया रहेगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी एसेट्स हो जाएगी। तो जब हम ओपनिंग कैपिटल फंड बनाएंगे, तो वहां हम इसे एसेट साइड में रखेंगे। उसे हम कहाँ रखेंगे? एसेट साइड में। अभी हम यहाँ कैपिटल, अभी बताया ना, कैपिटल फंड निकालने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग है भाई। 2012 के लिए 2011 क्या है? ओपनिंग तो है। क्लियर? ठीक, समझ में आ गया दोनों? पक्का लॉक किया जाए। ठीक, अब आते हैं 13। ये कैसा है? ये एडवांस है। तो अगर कोई इनकम हमको इस साल एडवांस मिली है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा? भाई अगर हमारे लिए कोई एडवांस मिली है तो क्या होगा? वो लायबिलिटी होगा। और लायबिलिटी होगा तो दिखाएंगे कहाँ? चोर होगा तो कहाँ जाएगा? जेल में। लायबिलिटी होगी तो कहाँ जाएगी? लायबिलिटी में। कब? करेंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगी। तीनों का लेखा हो गया। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एकदम क्लियर हो जाए, चीड़ फाड़ के बाहर, कहीं कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। ठीक, 100% क्लियर हो जाए और 200% समझ में आवे तब बात। ठीक, हाँ चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि देखो, अब अगर हम लोग बात करें तो बात करें जैसे लिखा है 300 सदस्य हैं, 300 सदस्य हैं, प्रति सदस्य
300 500 कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। चंदा देते हैं, ठीक। और आगम शोधन खाते में लिखा है चंदा $14,700, ठीक। आगम शोधन खाते में चंदा कितना लिखा है? 14,700। कुछ आपको दिख रहा है, कुछ पता चल रहा है इसमें से? क्या पता चल रहा है? वास्तव में कितना चंदा हमें मिलना चाहिए? 15,000 कि ज़्यादा? 1,50,000। तो इसको 1,47,000 कर लीजिए। कितना मिलना चाहिए? 1,00,000 2 जीरो 5 15, 1,50,000 मिलना चाहिए। मिला कितना? 1,47,000। मतलब क्या है? हमें 3,000 चंदा बकाया है। बकाया को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। और किस साल का चंदा बकाया है? करेंट ईयर का। तो करेंट ईयर का चंदा अगर बकाया है तो क्या किया जाएगा? देख के बताओ, कॉपी में देखो और बताओ, करेंट ईयर का चंदा क्या किया जाएगा? करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग चंदा क्या किया जाएगा? क्या करेंगे? हर्ष जी बताइए। अरे आउटस्टैंडिंग ऑफ द करेंट ईयर देखिए लिखा है, क्या किए हैं? जोड़े हैं। तो क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ द करेंट ईयर 3,000। तो ये कितना हो जाएगा? अब ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? पक्का समझ में आ गया? भाई अगर 3,000 बकाया है तो उस 3,000 को हम जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे? हैं? मिला नहीं है और जोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आय व्यय खाता किस आधार पर बनाया जाता है? अर्जित आधार पर बनाया जाता है, एक्रूड बेस पर बनाया जाता है। इसका मतलब हम ये मानेंगे इतना हमारा मिलना चाहिए। अब ये जो 3,000 बकाया रह जाएगा बेटा, जानते हो क्या करेंगे? इसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे एक्रूड। और जब मिलेगा, अभी इससे पहले वाला आपने देखा था ना 2011 चंदा मिला, तब अगले साल इसको हम दिखा देंगे वैसे मिलने के रूप में। अब समझ में आ गया? अभी हमने लिखा था ना 2011 वाला चंदा, तो अब अगले साल जब हम आगम शोधन खाता बनाएंगे तब लिखेंगे, मान लिया ये है 2012 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो तब वहाँ लिखेंगे 2012 चंदा 3,000, 2013 का चंदा 1,50,000, 2014 का अगर कुछ मिलेगा तो और। यानी हम ये मान लेंगे कि इतना चंदा हमें मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाभांश खाता और आय व्यय खाता दोनों अर्जित आधार पर बनाया जाता है। लाभांश खाता और आय व्यय खाता दोनों किस पर बनाया जाता है? अर्जित आधार पर बनाया जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? श्योर? चलो, क्लियर हो गया? यानी करेंट ईयर का चंदा अगर बकाया हो तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक। अच्छा, प्रीवियस ईयर का चंदा अगर मिल रहा है हमें बकाया हुआ, प्रीवियस ईयर का चंदा हमें करेंट ईयर में मिल रहा है तो उसे क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर एक बात देखेंगे, अगर चंदे में सारी राशि जुड़ी है तो अलग अलग दी है, तो पहला हमने किसका एग्जाम्पल दिया? पहला एग्जाम्पल हमने अलग अलग का ही दिया। अगर अलग अलग दिया है तो हम तीनों का लेखा अलग अलग करेंगे, बता दिया। अगर वर्तमान वर्ष का ही दिया है तो हमने ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक। रिकॉर्डेड करो ओपन कैमरा पर, ठीक। बात समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो उदाहरण नंबर 3, इसमें सब मिक्स चलेगा। क्या चलेगा? मिक्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्स की बात करेंगे। कैसे? देखिए, चंदा 30,000,
ठीक, ये हमारा आगम शोधन खातम दिया है। अब नीचे समायोजन या ऊपर समायोजनाएं दिया है, एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट दिया है, समायोजनाएं दिया है। क्या समायोजनाएं दिया है? $500 सदस्य या 60 सदस्य, 60 सदस्य ₹500 प्रति वर्ष चंदा देते हैं। पिछले वर्ष का बकाया चंदा, पिछले वर्ष का बकाया चंदा ₹1000 मिला। वर्तमान में 5 सदस्यों ने चंदा नहीं दिया, जबकि इसको बाद में निकाल के लिखेंगे भी नहीं, जबकि 3 सदस्यों ने अग्रिम दिया। अब ये पूरा मिक्स हो गया, एडवांस दिया, ठीक है। अब ये पूरा मिक्स हो गया। कैसे देखें हम जरा सेट करके, ठीक। अब इसको देखा जाए, इसको देखा जाए। अब देखो 60 सदस्य हैं, ध्यान दो, ठीक, 60 सदस्य हैं, क्लियर। तो हमें वास्तव में ₹500 प्रति सदस्य मिलना चाहिए। तो चंदा हमारा करेंट ईयर का चंदा कितना होना चाहिए? 30,000 होना चाहिए। लेकिन 5 सदस्यों ने नहीं दिया, तो हम ₹2500 नहीं मिला, तो ₹2500 माइनस हो जाएगा। क्यों? ₹2500 माइनस हो जाएगा। चलो इसको दूसरे तरीके से देखो जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक। अच्छा चलो राशि पहले निकाल लेते हैं, तब बात करते हैं, ठीक। 3 सदस्यों ने अग्रिम दिया, तो 5×15 ये माइनस हो जाएगा, 5×1500 जुड़ जाएगा, ठीक है, और 1000 और जुड़ जाएगा, तो 2500 जुड़ जाएगा, 2500 घट जाएगा, 30,000 पूरा बचेगा। क्यों? चलिए, तो 30,000 हमने सही लिखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये मान लिया चंदा आपका लिखा हुआ है, लिखा चंदा मिला, चंदा, ठीक, क्लियर। सॉरी, चलिए अब इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। बड़ा आसान है, परेशान ना होइए, ठीक। आप लिखोगे टू सब्सक्रिप्शन अंदर 30,000, ठीक। अब आपको एक एक चीज़ उठा के लिखना है, ठीक। जो चंदा हमारा बकाया है उसे हम जोड़ दें। आउटस्टैंडिंग ऑफ द करेंट ईयर, क्यों जोड़ेंगे हम? ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ द करेंट ईयर। तो वर्तमान वर्ष का कितना चंदा बकाया है? 5 सदस्यों का चंदा बकाया है, तो 5 गुणे कितना? 500, तो ₹2500 बकाया है, ये जुड़ जाएगा, पक्का। तो जोड़ दें हम 2500 इसमें, तो हो जाएगा 32,500। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? श्योर? आगे बढ़ा जाए, चले। अब हमने कहा कि पिछले साल का चंदा हमें कितना मिला है, तो पिछले साल का चंदा इस साल की इनकम तो मानी नहीं जाएगी, बस वो क्या है, हमारी संपत्ति जरूर मानी जाएगी। उसको कहाँ दिखाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। इसको कहाँ दिखाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्यों?
क्योंकि ये पिछले साल बकाया था तो ये पिछले साल की संपत्ति है, पिछले साल की संपत्ति पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। समझ आ गया? जो भी पिछले साल का बकाया चंदा रहा करे उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दो। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो दिखा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, तो अब पिछले साल का जो है, जो हमें मिला है, ठीक, आउटस्टैंडिंग ऑफ द बिगिनिंग, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑफ द बिगिनिंग ही तो है। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द बिगिनिंग, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द बिगिनिंग जो है वो क्या है? 1000 है, घट जाएगा। और एडवांस ऑफ द करेंट ईयर वो भी घट जाएगा। एडवांस ऑफ द करेंट ईयर, ठीक, एडवांस ऑफ द करेंट ईयर वो भी घट जाएगा। तो एडवांस ऑफ द करेंट ईयर कितना है? 3 सदस्यों ने दिया, तो 3 गुणे 500 1500। पक्का? समझ में आ गया? श्योर? पक्का? तो 1500 रुपये हमें एडवांस मिले हैं। क्या हुआ है? 1500 रुपये हमें एडवांस मिले हैं। चलिए देखिए, तो 1000 ये, 1500 ये, 2500 रुपये ये डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर से एक्चुअल में क्या आ जाएगा? 30,000। पक्का? एक्चुअल में कितना आ जाएगा? 30,000। अब समझ में आ गया? तो ये 30,000 कहाँ दिखा देंगे हम? इनकम एक्सपेंडिचर के फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में। बोलेंगे साहब 30,000 था, 30,000 आया। अब ये तो दुर्भाग्य था कि ऐसा सेटिंग हो गया, नहीं तो कुछ और होता तो कुछ और आता। बात समझ में आ गया? पक्का? क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया एकदम? ठीक, उदाहरण नोट करो और ये नोट करो, सॉल्यूशन। उदाहरण और सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल और सॉल्यूशन। पहले इसको लिख लो ये। अब उदाहरण नंबर 3 न लिखना कि बाकी नहीं लिखे, कि लिखे हो 1 2 लिखे हैं तो इसको 1 डाल लेना।